गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में एक ऐसे शासक का अध्ययन करने जा रहे हैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में या या कहें कि सल्तनत काल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर पूर्व से प्राप्त साम्राज्य की सुदृढ़ीकरण संबंधी प्रयास किए, जिसने साम्राज्य में उठने वाले विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन किया तथा मंगोलों से सुरक्षा के लिए एक स्थायी नीति या कहें कि एक स्थायी समाधान ढूंढने के प्रयास किए, जिसने राजत्व की नई परिभाषाएं दी तथा सुल्तान के पद और उसकी गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए एक नवीन नीति का निर्धारण किया। यह संपूर्ण रूप से हम कहें कि जिसने नवगठित तुर्की राज को एक स्थायित्व संबंधी देने के समग्र प्रयास किए, वो शासक था बलबन। बलबन तुर्किस्तान के इल्बरी कबीले का था। बलबन तुर्किस्तान के इल्बरी कबीले का था और उसके जो पिता थे वो 10,000 परिवारों का खान था। इल्तुतमिश ने जब तुर्कान ने चहलगामी का गठन किया, 40 गुलामों के एक दल का जब गठन किया, तो इसके अंदर बलबन को सम्मिलित कर लिया गया। रजिया सुल्तान के शासनकाल के अंदर बलबन को अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। जब बहरम खां इसके पश्चात बहरम खां ने उसे रिवाड़ी और हांसी का जागीरदार बनाया। सुल्तान नासिरुद्दीन के समय वह नाइब ए मुमालिकात के पद के ऊपर नियुक्त किया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था इस काल का, जो माना जाता है। इसके पश्चात 1266 ईस्वी के अंदर सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत बलबन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया तथा गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके वह दिल्ली के सिंहासन के ऊपर बैठा। सुल्तान बलबन ने अपने साम्राज्य में सुरक्षा और विद्रोह का दमन करने हेतु एक कठोर नीति का अनुसरण किया, जो इतिहास के अंदर रक्त और लौह की नीति के नाम से जानी जाती है। उसने सर्वप्रथम मेवातियों के, जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर लूटपाट द्वारा आतंक फैलाए हुए थे, उनको उनके आसपास के जंगलों में छिपे दिल्ली और आसपास के जंगलों में छिपे मेवातियों को उन्होंने एक कठोरतापूर्वक उनका दमन किया गया और उन स्थानों पर चौकियां भी स्थापित की गई। इसी प्रकार दोआब के अंदर भी जो विद्रोही थे, जो सल्तनत के लिए संकट बने हुए थे, और इन क्षेत्रों के अंदर कांपिल्य, पटियाली, भोजपुर आदि प्रमुख उनके जो केंद्र थे। ये जो दोआब के विद्रोही थे मुख्य रूप से किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों को जो धन है वापस के अंदर लूट लिया करते थे। अतः बलबन ने भी बड़ी कठोरता के साथ इन विद्रोहियों का दमन किया और कहते हैं कि यह पर हजारों विद्रोहियों को उसके द्वारा मौत की घाट उतार दिया गया और इन स्थानों के ऊपर भी सैनिक चौकियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात बलबन ने दोआब के विद्रोह के कटेहर के विद्रोह का भी दमन किया। उसने विद्रोहियों के गांवों पर हमला करके उन्हें पराजित किया और इस विद्रोही क्षेत्रों के अंदर पुनः एक तरह से सैनिक चौकियां स्थापित की गई। इतिहासकार बर्नी और इबन बतूता इन विद्रोहों के दमन का एक जो है आंखों देखा वृतांत जो अपने ग्रंथों के अंदर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो समकालीन जो ग्रंथ है ये एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो इबन बतूता के और बर्नी के हैं, जो बलबन से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार बंगाल के सूबेदार तुगरिल ने भी 1279 ईस्वी के अंदर विद्रोह किया। विद्रोह कर उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऐसे समय में बलबन ने विद्रोह का दमन करने के लिए अमीर खां को भेजा, लेकिन प्रारंभिक चरण के अंदर तुगरिल के द्वारा उसे परास्त कर दिया गया। इसके पश्चात सुल्तान स्वयं वहां गए और उसने तुगरिल को परास्त कर वहां पर उस विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन किया। कहते हैं कि इस समय बलबन के द्वारा बहुत ही कठोर नीति वहां पर बंगाल के अंदर लागू की गई थी। इसके पश्चात एक मंगोलों के प्रति जो उसकी नीति है वो बहुत ही स्पष्ट नीति उसके द्वारा रखी गई है। उसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक स्थायी समाधान ढूंढने के प्रयास किए थे, क्योंकि मंगोल लगातार उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां से आक्रमण कर रहे थे। तो राज्य की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बलबन ने एक स्थायी समाधान ढूंढने के प्रयास किए। तो सर्वप्रथम उसने जिन मार्गों से मंगोल आक्रमणकारी आते थे वहां पर नए दुर्गों का निर्माण कार्य करवाया गया और वहां पर सैनिक चौकियां भी स्थापित की। इस क्षेत्र के अंदर लगभग 5 जो नए दुर्ग बनाए गए थे, जिसमें भटिंडा, सिरसा, अबोहर, भटनेर आदि जो दुर्ग वहां पर बनाए गए। इसके अलावा सीमा प्रांत के जितने भी पुराने दुर्ग थे उन सब की मरम्मत कराई गई और वहां पर एक प्रशिक्षित सेना को वहां पर रखा गया।
सीमांत सुरक्षा का दायित्व जो है योग्य सैनिकों को सौंपा गया। कहते हैं कि 1270 ईस्वी के अंदर जो इतिहासकार या समकालीन इतिहासकारों से इतिहास विवरण से जो जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार 1270 ईस्वी में उसने अपने जो भाई थे चचेरे भाई शेरका को एक सीमांत सुरक्षा का दायित्व सौंपा और उसके पश्चात अपने पुत्रों मोहम्मद खां और बुगरा खां को उसके द्वारा ये दायित्व सौंपे गए। मंगोल इसके अलावा मंगोलों से अचानक आक्रमण की दृष्टि से भी उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग कि बलबन ने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया और एक सुदृढ़ीकरण यानी कि साम्राज्य के अंदर एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था को देने के उसने हर संभव प्रयास किए। तो शासन व्यवस्था के स्थायित्वकरण के लिए उसने सर्वप्रथम केंद्रीय शासन व्यवस्था को जो है उसके सुदृढ़ीकरण संबंधी प्रयास उसके द्वारा किए गए, जिसके अंदर उसने केंद्रीय शासन को मजबूत बनाने के लिए शासन के समस्त अधिकार जितने भी थे वो अपने हाथ के अंदर ले लिए और निरंकुशता पूर्वक जो शासन के द्वारा उसके द्वारा किया गया और उसने अपने अमीरों के ऊपर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा उसने 40 जो तुर्कान चहलगामी जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किए गए थे शासन प्रबंध के संचालन के लिए, वह स्वयं भी इसका सदस्य रहा था। लेकिन इस समय उसने अपने निरंकुश शासन को बनाए रखने के लिए उस 40 गुट का भी दमन कर दिया और इस कार्य को करने के लिए उसने हर संभव प्रयास उसके द्वारा किए गए, किसी को विष देकर तो किसी को न्याय की ओट के अंदर उसके द्वारा इसको समाप्त करने संबंधी प्रयास किए गए। इसके अलावा उसके द्वारा एक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की गई। कहते हैं कि बलबन के द्वारा जो गुप्तचर विभाग है वो बरीद के नाम से जाना जाता था, जो राज्य की समस्त जानकारी उस तक पहुंचाते थे। इसके साथ ही उसने एक श्रेष्ठ सैन्य व्यवस्था की भी स्थापना की और उसके लिए उसने एक नवीन पद का गठन किया जिसे आरिज मुमालिक का पद कहते हैं। इसके नेतृत्व के अंदर उसने सेना को संगठित किया गया और इसमें उसने हजारों वफादार सैनिकों की जो है नवीन नियुक्तियां की गई। सुल्तान ने पद की गरिमा को स्थापित करने के लिए उसने एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और कठोर दंड विधान को भी लागू किया। बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक ने जब उसे दोषी पाया गया तो उसे भी 500 कोड़े लगाए। इसी प्रकार अंग भंग मृत्युदंड आदि की भी व्यवस्था इस काल के अंदर की गई, यानी कि कठोर न्याय व्यवस्था कठोर दंड व्यवस्था को उसने लागू किया गया जो सभी के ऊपर लागू, उसके कोई भी पदाधिकारी हो चाहे जनता आम जनता हो सभी के ऊपर वो न्याय व्यवस्था उसके द्वारा एक लागू की गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो उसने की कि उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया। उसने राजत्व की नई परिभाषाएं भी स्थापित की। उसने सुल्तान या राजा की पद की जो प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाए रखने के लिए सर्वप्रथम ईरानी पद्धति के ऊपर अपने दरबार को एक वैभवशाली बनाया और दरबारियों की वेशभूषाएं भी निर्धारित की गई। दरबार में सुल्तान के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए सिजदा और पैबोस के नियम जारी किए गए। सिजदा होता है एक तरह झुक के उनको राजा को सलाम करना और पैबोस का मतलब होता है कि उनके चरणों के अंदर बैठ। इसके पश्चात बलबन ने अपने आप को एक तुरानी शासक अफरासियाब का वंशज भी बताया और निम्न वर्ग के जो लोगों से हैं उसने मिलना जुलना बंद कर दिया। दरबारियों और सरकारी जितने भी पदाधिकारी थे उनके अंदर मद्यपान को निषेध कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि मद्यपान के समय जो है वो संगोष्ठियों के दौरान जो है विद्रोह की नीतियां वहां पर तैयार की जाती हैं, तो इस प्रकार के जो मद्यपान को भी पूर्ण रूप से साम्राज्य के अंदर उसने प्रतिबंधित कर दिया। तो सुल्तान का जो ये राजत्व सिद्धांत था वह पूर्ण रूप से निरंकुश और दैवीय अधिकारों में विश्वास करने वाला था। बलबन यद्यपि एक कुशल प्रशासक था, उसने अपनी नीतियों और कार्यों द्वारा शासन को संगठित और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, जो सल्तनत के विकास के अंदर अहम योगदान उसका रहा है। उसने अपने निरंकुश राजतंत्र की रक्षा और शांति की व्यवस्था के लिए एक कठोर नीति अपनाई, जो पूर्ण रूप से कह सकते हैं रक्त और लोह की जो नीति थी वो पूर्ण रूप से निशस्ता पूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा बलबन जो है इस्लाम धर्म का एक कट्टर अनुयायी भी था और उसने अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया। यही कारण है कि आधुनिक इतिहासकार या इतिहासकारों के द्वारा ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासकारों ने बलबन के संदर्भ में कहा है कि बलबन जिसने घोर संकट में स्थिति में पड़े हुए मुस्लिम साम्राज्य को बचाया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर निसंदेह सदैव उच्च स्थान को पाता रहेगा।